अगर हम एक एक्सरे मशीन को देखें ना, तो वो हड्डी का टूटना बहुत ही बहुत साफ दिखाती है। हाँ बिल्कुल, एकदम सफेद लकीर सी दिखती है। सही कहा, वो एक सफेद लकीर होती है जिससे देखकर कोई भी कह सकता है कि समस्या ठीक यहीं पर है। मतलब जब हम भौतिक दुनिया या शरीर विज्ञान को देखते हैं तो हम इसी तरह की एक स्पष्ट और बाइनरी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। हाँ, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। एकदम सब कुछ एक तय सांचे में फिट बैठता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि जैसे हम इस बाइनरी नजरिए को इंसानी समाज, अलग अलग संस्कृतियां या यहाँ तक कि नई तकनीकों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम शायद एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक भूल कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी भूल, क्योंकि हम तुरंत चीजों को डिब्बों में डालना चाहते हैं। हाँ, बाहरी नजरिए से हम बस चीजों को तुरंत सही या गलत या फिर सभ्य और पिछड़े के डिब्बे में डाल देते हैं, जबकि असलियत में देखा जाए तो ऐसा कोई डिब्बा होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। तो आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण का हमारा मिशन यही है कि हम इस भूल को गहराई से समझें। मतलब हम दुनिया को, अपने से अलग संस्कृतियों को और जटिल प्रणालियों को वास्तव में कैसे समझ सकते हैं, वो भी अपने पुराने पूर्वाग्रहों को हटाकर। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। मतलब हम दो बिल्कुल अलग अलग युगों और क्षेत्रों के विचारों को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। तो पहला स्रोत कौन सा है? पहला स्रोत आधुनिक मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, फ्रांस बोआस, उनका काम है। विशेष रूप से उनका जो सिद्धांत है, द आर्किटेक्चर ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, हम उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, और दूसरा स्रोत? वो तो शायद बिल्कुल ही अलग फील्ड से है ना। हाँ बिल्कुल, आधुनिक तकनीक से जुड़ा है। ये नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच AA खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम है, जो मूल रूप से जेनरेटिव एआई और ज्ञान को संरचित करने की कार्यप्रणाली पर आधारित है। मतलब एक तरफ मानव शास्त्र और दूसरी तरफ एआई। ये तो बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है ना। पर इन दोनों में जो एक धारा समान है ना, वो ये है कि किसी भी अनजान और जटिल प्रणाली को समझने के लिए हमें अपने देखने का तरीका कैसे और क्यों बदलना पड़ता है। इसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बोआस से शुरू करते हैं। हम इंसान अक्सर अपने से अलग दिखने वाले समाजों को या उनके जीने के तरीकों को देखकर तुरंत एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये तो पिछड़े हुए हैं। हाँ, या फिर हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति ज्यादा आधुनिक है। बिल्कुल, हम अपनी जीवन शैली को एक अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, जैसे कि सबको बस हमारे जैसा ही बनना है। लेकिन बोआस का जो काम है वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। सही कहा। उनका सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म का जो सिद्धांत है, वो बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि हर संस्कृति को उसके अपने ऐतिहासिक और पर्यावरणीय संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। मतलब हम किसी बाहरी या खुद को तथाकथित सभ्य कहने वाले समाज के पैमानों से किसी और संस्कृति को नाप नहीं सकते। एकदम नहीं नाप सकते। लेकिन इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि 19वीं सदी के अंत में जब बोआज ने अपना काम शुरू किया था, तब उस समय के वैज्ञानिक जगत की सोच क्या थी। उस समय का विज्ञान कैसा सोचता था? उस वक्त का विज्ञान ना एक बहुत ही खतरनाक भ्रम से ग्रसित था, जिसे एक रेखीय विकास या यूनिलिनियल इवोल्यूशन कहा जाता था। एक रेखीय विकास मतलब एक सीधी रेखा में विकास? हाँ बिल्कुल। उस समय के पश्चिमी विचारों को और जो आर्मचेयर मानव विज्ञानी होते थे, जो बस कमरों में बैठकर सिद्धांत बनाते थे, उनका मानना था कि मानव सभ्यता का विकास एक सीधी सीढ़ी की तरह होता है। अच्छा, तो उस सीढ़ी में कौन कहाँ खड़ा था उनके हिसाब से? उनके हिसाब से इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर तथाकथित जंगली या प्राचीन समाज होते हैं और सबसे ऊपरी पायदान पर जाहिर है पश्चिमी औद्योगिक समाज। अरे बाप रे, मतलब वो खुद को विकास के चरम पर मानते थे। बिल्कुल। और उनका मानना था कि हर समाज को एक दिन इसी सीधी रेखा पर चलकर पश्चिमी समाज जैसा ही बनना होगा। लेकिन जब बोआज ने अपना शोध शुरू किया तो उन्होंने इस सीधी रेखा वाले सिद्धांत को पूरी तरह से अवैज्ञानिक और नस्लवादी करार देकर खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस वक्त के हिसाब से। हाँ, बोआज की सबसे पहली वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि यही थी कि संस्कृति कोई जन्मजात जैविक या नस्लीय गुण नहीं है। मतलब ये खून में नहीं बहती। तो अगर ये जैविक नहीं है, मतलब अगर ये हमारे DNA में नहीं है, तो संस्कृति काम कैसे करती है?
अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करूं, हाँ बताइए। हम इसे अक्सर एक सॉफ्टवेयर की तरह समझने की कोशिश करते हैं जो इंसान रूपी हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है। अच्छा। पर मुझे लगता है कि ये एनालॉजी भी अब थोड़ी पुरानी हो गई है। अच्छा, तो नई एनालॉजी क्या हो सकती है? अगर हम इसे आज की डेटा साइंस की भाषा में एक एल्गोरिदम के रूप में देखें ना, तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। मतलब इंसान का जैविक ढांचा और उसका दिमाग तो एक ही तरह का प्रोसेसर है हर जगह। प्रोसेसर सेम है। हाँ, लेकिन संस्कृति एक प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह के पर्यावरण, इतिहास और चुनौतियों रूपी डेटा पर खुद को ट्रेन किया है। अरे वाह, ये एल्गोरिदम वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब हर समाज का अपना डेटा सेट अलग होता है। एकदम अलग। जैसे अगर कोई समाज किसी रेगिस्तान में रह रहा है तो उसका एल्गोरिदम पानी बचाना, बहुत कम संसाधनों में जीवित रहने और एक घुमंतु जीवन शैली के इर्द गिर्द खुद को कोड करेगा। सही बात है। और वहीं घने जंगलों में रहने वाले समाज का एल्गोरिदम बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। तो हम जंगल के एल्गोरिदम की तुलना रेगिस्तान के एल्गोरिदम से करके ये नहीं कह सकते कि एक ज्यादा एडवांस्ड है और दूसरा पिछड़ा है। मतलब सेब की तुलना संतरे से करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। बोआस ने यही समझाया कि संस्कृतियों का विकास किसी एक सीढ़ी पर नहीं होता, बल्कि ये एक विशाल पेड़ की शाखाओं की तरह है। हर शाखा अपने अपने पर्यावरण के हिसाब से पूरी तरह से विकसित और सफल है। इसे ही ऐतिहासिक विशिष्टता या हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कहा जाता है। ऐतिहासिक विशिष्टता, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और मुझे लगता है मैं इस पे गहराई से विचार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या सवाल है? अगर हम मान लें कि सभी संस्कृतियों का एल्गोरिदम अपने अपने पर्यावरण के हिसाब से पूरी तरह विकसित और जटिल है, ठीक है? तो फिर बाहर से देखने पर कुछ समाज स्पष्ट रूप से इतने सरल या पिछड़े क्यों लगते हैं? मतलब अगर हम आज किसी दूर दराज के इलाके में शिकार करने वाले कबीले को देखें जिनके पास कोई भारी मशीनरी नहीं है, बिजली नहीं है, तो पहली नजर में उनका एल्गोरिदम हमें कम विकसित ही लगेगा ना। हम इस चश्मे से कैसे बच सकते हैं? पल सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाण पेश किए। कैसे प्रमाण? आप देखिए, जब हम दूर से देखते हैं ना, तो जो चीज हमें पिछड़ापन या सादगी लगती है, वो असल में उनके पर्यावरण का सबसे जटिल और स्मार्ट सर्वाइवल हैक होता है। सर्वाइवल हैक? वो कैसे? इसे बोआज के बाफिन द्वीप, जो आर्कटिक में है, वहां के इनुइट लोगों के साथ किए गए फील्ड वर्क से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। 1883 में जब बोआज आर्कटिक क्यूज जमा देने वाली ठंड में गए थे, तो उनके पास एकदम आधुनिक जर्मन उपकरण थे। अच्छा, 1883 के हिसाब से सबसे एडवांस्ड चीजें होंगी उनके पास। बिल्कुल, लेकिन -40 डिग्री तापमान में क्या हुआ? वो सारे उपकरण और उनके वो भारी भरकम पश्चिमी कपड़े पूरी तरह फेल हो गए। बाप रे, -40! फिर उन्होंने क्या किया? तब बोआस ने देखा कि जिसे पश्चिमी दुनिया बहुत प्राचीन या प्रिमिटिव समझती थी, उन इनुइट लोगों की कपड़े बनाने की तकनीक, उनकी इग्लू की इंजीनियरिंग और उनके शिकार के उपकरण, वो उस भयानक ठंड के लिए दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम किसी संस्कृति की जटिलता को बिल्कुल गलत पैमानों से नाप रहे होते हैं। एकदम सही। मतलब हम उनके एल्गोरिदम की सफलता को ये देखकर नापते हैं कि क्या वे हमारी तरह स्टील बना सकते हैं या नहीं। जबकि उनका जो एल्गोरिदम है, वो तो बर्फ और शिकार के बीच जीवित रहने के लिए कोड किया गया है। बिल्कुल। और बोआस ने एक और बहुत दिलचस्प बात पाई। उन्होंने देखा कि इनुइट भाषा में बर्फ के अलग अलग प्रकारों को, मौसम की बारीक स्थितियों को और शिकार के पैटर्न को बताने के लिए इतनी जटिल शब्दावली थी, इतने सारे शब्द थे जो किसी भी यूरोपियन भाषा में मौजूद ही नहीं थे। अरे वाह! मतलब भाषा भी उनके पर्यावरण के हिसाब से इवॉल्व ही थी। हाँ, इसलिए किसी भी संस्कृति को प्राचीन कहना असल में हमारी अपनी अज्ञानता को दर्शाता है, ना कि उस संस्कृति की सच्चाई को। बहुत सही बात है। और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए बोआस ने जो वैज्ञानिक तरीका अपनाया था, उसे इमर्सिव फील्ड वर्क कहते हैं। इमर्सिव फील्ड वर्क। और ये इमर्सिव फील्ड वर्क केवल वहां जाकर लोगों को दूर से देखने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, मतलब इसमें उनकी भाषा सीखना, उनके साथ रहना और सबसे जरूरी उनके आंतरिक दृष्टिकोण को, उनके इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना शामिल है। क्योंकि जब तक हम किसी प्रणाली को उसके अंदर से नहीं समझते, हमारा वो बाहरी चश्मा हमेशा डेटा को विकृत करेगा, उसे डिस्टॉर्ट करेगा। एकदम सही कहा आपने। और
मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ मानव शास्त्र या सदियों पुरानी संस्कृतियों तक ही सीमित नहीं है। आप इसे किस दिशा में ले जा रही हैं? आज के सबसे आधुनिक और जटिल सिस्टम की बात करें, जैसे कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेन एआई, तो वहां भी हम बिना गहराई में उतरे कुछ नहीं सीख सकते। बाहरी चश्मे से देखने की ये जो गलती है ना, ये हम नई तकनीकों के साथ भी लगातार करते हैं। अरे ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक पुल है। मतलब जिस तरह हम अनजान संस्कृतियों को अपनी समझ के छोटे से दायरे में रखकर जज करते हैं, ठीक उसी तरह हम एआई जैसे जटिल सिस्टम को भी बहुत सतही तौर पर देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमारे जो दूसरे स्रोत है, ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम, वो एकदम प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, खटाना का ये मॉडल मूल रूप से जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ज्ञान को संरचित करने पर केंद्रित है। मतलब ये हमें सिखाता है कि जटिल प्रणालियों से सही तरीके से संवाद कैसे किया जाए। तो अगर हम खटाना के टेस्ट एंड स्कोर मॉडल को बारीकी से समझें, तो ये केवल जानकारी इकट्ठा करने की बात नहीं करता है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। जेनरेटिव एआई के संदर्भ में मैंने देखा है कि जब लोग एआई से कुछ पूछते हैं, तो वे अक्सर एक बहुत ही सतही सा सवाल या प्रॉम्प्ट डालते हैं, और जो पहला जवाब स्क्रीन पर आता है, बस उसे ही सच मान लेते हैं। हाँ, और इस मानवीय प्रवृत्ति को ऑटोमेशन बायस कहा जाता है। ऑटोमेशन बायस? हाँ, जहां हम मशीन द्वारा दी गई जानकारी पर बस आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, ये सोचकर कि मशीन है तो सही होगी। लेकिन खटाना का जो सिस्टम है, वो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ता है। वो कैसे तोड़ता है? मतलब ये टेस्ट वाला हिस्सा काम कैसे करता है? खटाना का सिस्टम बहुत स्पष्ट करता है कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए आपको सिस्टम के साथ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जुड़ना होगा। इस मॉडल में टेस्ट का अर्थ ये है कि आप एआई को केवल एक साधारण निर्देश नहीं देते। तो फिर क्या करते हैं? आप एक बहुत ही स्पष्ट और बहुआयामी प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं। आप एआई की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरह के डेटा पर हेलुसिनेट करता है, यानी कहाँ वो गलत या काल्पनिक जानकारी देता है। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे एक मानव विज्ञानी किसी नए कबीले में जाकर अपने पश्चिमी पूर्वाग्रहों का परीक्षण करता है। बिल्कुल, एकदम वही बात है। वो देखता है कि उसके पुराने पूर्वाग्रह उस नए पर्यावरण में कितने बेमानी हैं। खटाना के मॉडल में आप एआई के साथ यही कर रहे हैं। और टेस्ट करने के बाद जो दूसरा चरण आता है स्कोर करने का, वो भी बहुत अहम है। हाँ, स्कोर के बारे में आप क्या कहेंगे? स्कोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जवाब को 10 में से कोई नंबर दे रहे हैं। खटाना के सिस्टम में स्कोर का असली मतलब है आउटपुट का वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करना। सही, मतलब उसकी गहराई में जाना। हाँ, जैसे कि क्या एआई का जो जवाब है वो तार्किक रूप से सही है? क्या ये उस संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के अनुकूल है जो हमने दिया था, या फिर कहीं इसमें कोई छिपी हुई बायस या पक्षपात तो नहीं है? इस तरह के स्कोरिंग सिस्टम से ना हम असल में अपने ही दिमाग को ये सिखाते हैं कि वो किसी भी नई जानकारी को बिना जांचे परखे स्वीकार न करे। हम सिर्फ क्या पर ध्यान नहीं देते, बल्कि क्यों और कैसे पर भी सवाल उठाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगर हम इन दोनों मॉडल्स, मतलब बोआस का सांस्कृतिक सापेक्षवाद और खटाना का टेस्ट एंड स्कोर, इन दोनों के पीछे के तर्क को जोड़े ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट समानता उभर कर आती है सामने। वो क्या? दोनों ही मॉडल असल में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी के उपकरण हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद केवल एक मॉरल या नैतिक विचार नहीं है कि बस सबको प्यार करो और सब लोग अच्छे हैं। हाँ, वो कोई फील गुड फिलॉसफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सख्त वैज्ञानिक टूल है जो किसी भी शोधकर्ता को अपने खुद के पूर्वाग्रहों को पहचानने और उन्हें किनारे रखने के लिए मजबूर करता है। ये हमें ये समझने के लिए मजबूर करता है कि हम किसी और समाज की रीति रिवाजों को अपने सामाजिक मानकों पर स्कोर नहीं कर सकते। एकदम सही। और बोआस हमें यही समझा रहे हैं कि किसी संस्कृति को समझने के लिए आपको उसके अंदरूनी एल्गोरिदम का हिस्सा बनना ही होगा। आपको उनकी भाषा और उनके नियमों से उस संस्कृति को जांचना होगा, यानी टेस्ट करना होगा, और फिर उसी के संदर्भ में उसे समझना होगा, यानी स्कोर करना होगा। और खटाना का मॉडल एआई के साथ हूबहू यही कर रहा है। हाँ, आप एआई को इंसानी तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपको एआई के काम करने के तरीके को, उसके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लॉजिक को समझना होगा, और फिर उसके अनुसार अपने प्रॉम्प्ट को टेस्ट और स्कोर करना होगा। आप देखिए,
ये दोनों ही स्रोत असल में हमारी एक बहुत ही बुनियादी मानवीय कमजोरी पर सीधा प्रहार करते हैं। कौन सी कमजोरी? हमारी जल्दबाजी। बिल्कुल, हमारी जल्दबाजी। इंसानी दिमाग नई और अनजान चीजों को देखकर थोड़ा घबराता है और फिर उसे तुरंत किसी जानी पहचानी श्रेणी या कैटेगरी में डालने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि दिमाग को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। सही बात है। हम वो एक रेखीय विकास जैसे पुराने सिद्धांतों को इसलिए मान लेते थे क्योंकि वे दुनिया को समझने का एक बहुत ही आसान, हालांकि पूरी तरह से गलत शॉर्टकट देते थे। और आज हम एआई के पहले जवाब को इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि वो आसान होता है, उसमें सोचना नहीं पड़ता। एकदम। लेकिन सच्चा ज्ञान कभी भी इतने आसान शॉर्टकट से नहीं मिलता। उसके लिए एक वैचारिक ठहराव, जिसे हम कॉग्निटिव पॉज कहते हैं, उसकी बहुत सख्त जरूरत होती है। कॉग्निटिव पॉज। ये वैचारिक ठहराव ही वो असल कड़ी है जो इस लर्न टू लर्न कॉन्सेप्ट की नींव है। मतलब जब भी हम कोई नई जानकारी ग्रहण करते हैं तो क्या हम एक पल रुककर खुद से पूछते हैं कि क्या हम इसे अपने पुराने पूर्वाग्रहों के फिल्टर से तो नहीं देख रहे हैं? शायद बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। हाँ, और खटाना के टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क का मूल उद्देश्य ही यही है कि हमें सीखने की प्रक्रिया को इतने हिस्सों में तोड़ दे कि हमारे दिमाग को वो शॉर्टकट लेने का मौका ही ना मिले। सही कहा। हर कदम पर हमें खुद को रोक कर पूछना होता है कि क्या मैंने इस जानकारी का सही संदर्भ समझा है? और आज के समय में तो इस वैचारिक ठहराव और संरचित शिक्षा की अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल। सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर दिन हमारे सामने नई संस्कृतियां, नए विचारों और एआई द्वारा जनरेट किए गए ढेरों कंटेंट आते रहते हैं। अगर हमारे पास बोआस का सांस्कृतिक सापेक्षवाद और खटाना का टेस्ट एंड स्कोर जैसा कोई मजबूत फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हम लगातार गलत निष्काशी निकालते रहेंगे। हम बस बिना संदर्भ समझे ही हर तस्वीर, हर छोटे से वीडियो या हर एक जानकारी पर अपना फैसला सुना देंगे। और हम ये भूल जाएंगे कि जो चीज हमें आज अजीब या गलत लग रही है वो शायद किसी दूसरे ऐतिहासिक या पर्यावरणीय संदर्भ में पूरी तरह से तार्किक और आवश्यक हो सकती है। मतलब ज्ञान का अर्थ केवल ढेर सारा डेटा इकट्ठा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। महारत तो तब आती है जब हम उस डेटा के पीछे काम कर रहे एल्गोरिदम को, उसकी संरचना को और उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को बिना किसी बाहरी पूर्वाग्रह के समझ पाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी इंसाइट निकल कर आती है वो ये है कि चाहे हम किसी 10,000 साल पुरानी मानव सभ्यता का अध्ययन कर रहे हों या फिर मान लीजिए 10 दिन पहले लॉन्च हुए किसी नए एआई मॉडल का, हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक ही होनी चाहिए। हाँ, प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि हमारा अपना चश्मा कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं होता। हमें लगातार उस चश्मे को टेस्ट करते रहना चाहिए और नई जानकारियों के प्रकाश में अपनी समझ को अपग्रेड करते रहना चाहिए। एकदम सही। एक नई संरचना को अपनाना, थोड़ा गहराई में जाना और ये स्वीकार करना कि हमारा नजरिया ही अंतिम सत्य नहीं है, असल में यही लर्न टू लर्न का असली अर्थ है। तो इन दोनों शानदार स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, बताइए। अगर बोआस का सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये मांग करता है कि हम हर संस्कृति को उसके अपने ऐतिहासिक और पर्यावरणीय संदर्भ में ही देखें, और अगर खटाना का मॉडल हमें बिना जांचे किसी भी चीज को तुरंत स्वीकार करने से रोकता है, तो जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से मान लीजिए 1000 साल बाद जब भविष्य के मानव विज्ञानी हमारी आज की इस डिजिटल संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो वो क्या देखेंगे? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मजेदार ख्याल है ना? जब वे अपने इमर्सिव फील्ड वर्क के तहत हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम, स्क्रीन के सामने हर दिन 8-8 घंटे बिताने की हमारी आदत और मीम्स के जरिए बात करने के हमारे इन अजीबोगरीब तरीकों का गहराई से अध्ययन करेंगे तो वे हमारे बारे में क्या लिखेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या वे हमारे इस अत्यधिक डिजिटल और सूचनाओं से भरे जीवन को विकास के चरम के रूप में देखेंगे? मुझे तो शक है। या फिर भविष्य के उनके उन्नत नजरिए से हमारी ये डिजिटल आदतें, चमचमाते आयताकार पर्दों को लगातार घूरते रहने की हमारी ये मजबूरी कोई बहुत ही अजीब और प्राचीन रस्म मानी जाएगी? हो सकता है वो इसे प्रिमिटिव ही माने। बिल्कुल। क्या वे सोचेंगे कि हम एक ऐसे एल्गोरिदम के गुलाम थे जिसे हम खुद पूरी तरह नहीं समझते थे? बहुत मुमकिन है। ये सच में कुछ ऐसा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम आज पिछली संस्कृतियों को देखते हैं, कल हम भी किसी के लिए इतिहास का एक दिलचस्प अध्ययन होंगे। तो बस
नई चीज़ों को उनके सही संदर्भ में गहराई से समझते रहिए और अपने ज्ञान को हर दिन एक नई संरचना में ढालते रहिए। बातचीत में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।